हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स में हम लास्ट लेक्चर के अंदर अपन देखे थे कोशी रीमान समीकरण के अनुप्रयोग, और उसके बाद में अपन एक टॉपिक पढ़े थे मिलने टॉमसन से अपन एफ जेड का मान ज्ञात किए थे। मिलने टॉमसन से अपन एफ डैश जेड वाला मान निकाल करके फिर अपन एफ जेड वाली वैल्यू जो थी वो निकाले थे। किस वाले मेथड से? मिलने टॉमसन विधि से। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं वो कोशी रीमान समीकरण के अनुप्रयोग जो था हमारे पास में एप्लीकेशन, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ हम थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो उसी के आगे है जो लास्ट क्लास में कराया था मिलने टॉमसन वाले, उसके बाद में उसी के आगे जो टॉपिक है वो ये है, कोशी रीमान समीकरण के अनुप्रयोग ही है अभी भी, तो उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले एक थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है, ये थ्योरम करते हैं। सबसे पहले माना मोड ऑफ एफ जेड किसी प्रदेश में, माना मोड ऑफ एफ जेड किसी प्रदेश में अचर है तथा विश्लेषिक भी है, एफ जेड किसी प्रदेश में, या फिर एक प्रदेश भी कर सकते हो इसके अंदर। एफ जेड मोड एफ जेड किसी प्रदेश में अचर है तथा ये विश्लेषिक है, तो एफ जेड भी एक अचर होगा, क्लियर है? मतलब सीधी सी बात यह है कि मैग्नीट्यूड जो है एफ जेड का वो किसी रीजन में क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, और साथ में जो एफ ये जो है वो क्या दिया हुआ है, एनालिटिक भी दिया हुआ है। तो हमें ये प्रूफ करना है क्या सिंपल जो एफ जेड है बिना मैग्नीट्यूड वाला, ये भी अचर होगा। क्या अचर होगा? उसी प्रदेश में, जो रीजन आपके पास ऊपर रीजन है उसी रीजन में ये भी होना चाहिए अचर। क्लियर है? सबसे पहले अपन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लेके चलेंगे। ये दिया हुआ है मोड ऑफ एफ जेड अचर है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है मोड ऑफ एफ जेड अचर है। फिर क्या दिया हुआ है, वह विश्लेषिक भी है। अगर विश्लेषिक होगा तो इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अपन सी आर इक्वेशन भी लिख लेंगे फिर बाद में आ जाएंगे इसको हम प्रूफ करने के लिए एफ जेड वाले मान को। ठीक है, तो हल में लिखो दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड बराबर अचर, या फिर मैं सी लिख देता हूँ, अचर यानी कांस्टेंट यानी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि मोड ऑफ एफ जेड, तो मोड ऑफ एफ जेड बराबर सी है, तो एफ जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। फंक्शन यही तो होता है हमारे पास में, एक्स प्लस आयोटा वाई। और ये अपन पढ़ते थे पहले भी कि एक्स प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड अपन निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, ये निकालते थे अपन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम अपन लिखेंगे। अगर एफ जेड अपन मान लो फंक्शन मान लेते हैं यू प्लस आयोटा वी का, तो एफ जेड बराबर क्या है, यू प्लस आयोटा वी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू प्लस आयोटा वी, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, देखो यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? सबसे पहले ये बताओ ये कैसे लिख दिए कि एफ जेड बराबर तो क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू प्लस आयोटा वी का मान क्या हो जाएगा, रूट के अंदर यू प्लस वी स्क्वायर, और इसके इक्वल क्या है, वो है सी। तो जब रूट यहाँ से हटेगा तो क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। वही लिखा हूँ देखो यहाँ। ठीक है, क्लियर है? इसको डाल दिए क्वेश्चन नंबर 1।
ये दिया हुआ था उसको अपन काम में ले रहे हैं। फिर क्या दिया हुआ है, ये विश्लेषिक फलन भी है। अब आगे लेके चलेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि इफ फंक्शन इज एनालिटिक देन satisfy then necessary condition, necessary इसको हटा देता हूँ, then necessary condition is, necessary condition क्या होती है इसके लिए कि डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स इज सी आर इक्वेशन, और डेल वी अपॉन में डेल ऑफ वाई, और फिर से डेल यू अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन में डेल ऑफ x। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, CR इक्वेशन। CR इक्वेशन ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, इसको भी अपन काम में लेंगे। जो हमें दिखाना है fz को अचर, वो लास्ट में अपने आप आ जाएगा। अब समीकरण जो एक है इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहा हूँ। समीकरण जो एक है इसका x के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। समीकरण एक का, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे इसका अवकलन करोगे तो यू स्क्वायर का क्या मिलेगा, 2u डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करना है अपने को, तो क्या बनेगा ये 2u डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, पहले वाले पार्ट के लिए हो गया। सेकंड वाले पार्ट के लिए प्लस वी स्क्वायर का, ये भी तो वेरिएबल है, ये भी तो यू एक्स वाई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वी एक्स वाई, तो इन दोनों में फंक्शन है तो इन दोनों का होगा अलग अलग। इसका हो गया वी स्क्वायर क्या मिलेगा, 2v डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल टू, ये सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, 0। अगर ये 0 हो गया तो इसको अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, u डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस का v डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर 0। इसका नाम डाल दिए समीकरण नंबर 2। क्लियर है, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का v डेल वी अपॉन में डेल एक्स, इसका मान क्या डाल दिया अपन, 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो आगे, अब अपन क्या कर रहे हैं, कोशी रीमान को यूज में लेते हुए, भाई या तो देखो डेल यू अपॉन में डेल एक्स आ रहा है, ये डेल वी अपॉन में डेल एक्स आ रहा है, तो सबको अपन या तो u में चेंज कर दें या फिर v में चेंज कर दें। तो अपन इसको भी तो काम में लें, ये भी तो दिया हुआ है, इसको कहाँ काम में लेंगे अपन, तो इसको अपन यहीं पे काम में लेते हैं। तो फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में कोशी रीमान समीकरण से, इसमें समीकरण में 2 में लगा रहे हैं अपन, तो यहाँ से तो क्या है, u डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स प्लस v एज इट इज डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स, तो इसका मान क्या है, डेल वी अपॉन में डेल ऑफ एक्स माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई, तो माइनस का डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई इक्वल टू बन गया हमारे पास में 0। इसका नाम डाल दिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर से देखना, अब पुनः समीकरण जो 1 नंबर की समीकरण थी हमारे पास में, कौन सी समीकरण, ये वाली समीकरण, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये समीकरण एक यही थी ना। तो पुनः समीकरण 1 का y के
सापेक्ष, पुनः समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से उसका करोगे y के सापेक्ष क्या मिल जाएगा, 2 को हटा भी देता हूँ, यहाँ से मिलेगा हमारे पास में u डेल u अपॉन में डेल y प्लस यहाँ से क्या मिलेगा v, दूसरा क्या मिल जाएगा डेल v अपॉन में डेल ऑफ y। इसका नाम डालिए समीकरण नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? समीकरण 4 में फिर से देखो अपन कोशी रीमान समीकरण से चेंज कर देते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, u डेल u अपॉन में डेल ऑफ y तो रहने दो एज इट इज, प्लस v एज इट इज, और डेल v अपॉन में डेल y, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल u अपॉन में डेल x, तो डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, डेल u अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल टू 0। ये होगी समीकरण नंबर 5, और ये समीकरण नंबर 5 आई कहाँ से, कोशी रीमान समीकरण से। तो चाहो तो इसके साथ में लिख सकते हैं अपन कोशी रीमान समीकरण से, कोशी रीमान समीकरण से। ठीक है, क्लियर है? एक तो समीकरण आ गया हमारे पास में ये वाली समीकरण, एक आगे हमारे पास में ये वाली समीकरण। अगर समीकरण में मैं u से गुणा कर दूं, ध्यान से देखना, समीकरण इसमें तो u से गुणा कर दूं, इसमें कर रहा हूं मैं v से गुणा, और दोनों को जोड़ रहा हूं, कोई सी टर्म्स कैंसिल होगी क्या, इससे u से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये u स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा v स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाई डेल y स्क्वायर, ये मिलेगा, इसको कर दिए u से, सॉरी vu मिलेगा यहाँ पे, डेल वी अपॉन में डेल वाई। अब इसको देखो नीचे लिखेंगे अपन क्या, इन दोनों को ऐड करके बस अपन अब जोड़ेंगे, तो एक तो बनेगा u डेल यू बाई डेल एक्स माइनस का v डेल वी अपॉन में डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई, और u डेल यू बाई डेल वाई v डेल यू बाई डेल एक्स। समीकरण 4 नहीं, सॉरी समीकरण 3 था नहीं हमारे पास में, तो वही लिख रहे हैं अपन समीकरण 3, क्योंकि यही आया है एक समीकरण तो, और एक समीकरण ये आया है। समीकरण 3 को u से, समीकरण 5 ये वाली समीकरण 5 को v से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, अब ध्यान से देखना, इसको u से करेंगे तो मिलेगा u स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई, सॉरी डेल u बाई डेल x। ठीक है, इसको अपन करेंगे v से, यहाँ से क्या मिलेगा v स्क्वायर डेल u अपॉन में डेल x, इसमें से इसमें कॉमन आ जाएगा, इसको करेंगे अपन u से तो u v डेल u बाई डेल y, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगी, केवल ये टर्म्स बचेगी और ये टर्म्स बचेगी। लिख दूँ डायरेक्ट ही, इसको u से गुणा, इसको v से गुणा, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये माइनस वाली टर्म्स ये वाली इसके साथ में कैंसिल हो जाएगी। अपने पास में क्या बचेगी, केवल u स्क्वायर डेल u अपॉन में डेल x प्लस यहाँ से v स्क्वायर डेल u अपॉन में डेल x बराबर 0। समीकरण नंबर 6। अब दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिए, यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में डेल u अपॉन में डेल x बराबर 0। क्लियर है ये भी? मल्टीप्लाई में है, या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 हो नहीं सकता, 0 होना पड़ेगा इसको। अगर ये 0 होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, सॉरी ये 0 होगा नहीं तो 0 होना पड़ेगा इस वाले को, F0 के साथ में भेज दिया इसको, तो यहाँ से क्या मिल गया समीकरण 7 से डेल u अपॉन में डेल ऑफ x बराबर 0, डेल u बाई डेल x बराबर 0, इट मीन्स अर्थात u इज
कांस्टेंट। सिमिलरली इसी प्रकार सेम टू सेम और इसी प्रकार कर दो, डेल यू बाई डेल एक्स जब जीरो है, इसी प्रकार कोशी रीमान समीकरण से, कोशी रीमान समीकरण से, कोशी रीमान समीकरण क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स जीरो था तो डेल वी बाई डेल वाई भी जीरो अपन कह सकते हैं। तो सिंस डेल वी अपॉन में डेल वाई बराबर भी जीरो और डेल वी अपॉन में डेल वाई जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स वी इज कांस्टेंट, वी इज कांस्टेंट। अब देखो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास में, पहले वाले से दिखा दिए अपन u कांस्टेंट, इस वाले से अपन दिखा दिए v कांस्टेंट। z जो फंक्शन था हमारे पास में क्या था, यही तो था u प्लस आयोटा v। जब दोनों ही कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, fz कांस्टेंट। समझ गए ना, जब u भी कांस्टेंट आ गया और v भी कांस्टेंट आ गया, अर्थात fz भी अचर होगा, क्योंकि fz भी अचर होगा क्योंकि u तथा v दोनों अचर है। समझ गए, क्लियर है। क्या क्या किए अपन, मोड ऑफ fz बराबर अचर दिया हुआ था, एक कोशी रीमान समीकरण को अपन ले लिए, उसी को यूज में लेते एक बार x के सापेक्ष कर दिए, एक बार y के सापेक्ष कर दिए, दो समीकरण बन गई, एक को u से गुना कर दिए, एक को v से गुना कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ते ही u कांस्टेंट मिल गया, कोशी रीमान समीकरण से v कांस्टेंट मिल गया और fz क्या होता है, u प्लस आयोटा v होता है, यही अपन लिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि fz भी क्या होगा, अचर होगा, fz भी अचर होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन जो हैं वो करने होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। थ्योरम भी बोल सकते हो इसको, ये एक और थ्योरम चलो कर ही लेते हैं पहले। थ्योरम सिद्ध कीजिए, प्रूव डैट सिद्ध कीजिए fz बराबर z बार, fz बराबर z बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। fz बराबर z बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। हमें क्या दिखाना है, अवकलनीय, डेरिवेटिव्स दिखानी है हमें, यानी f डैश z दिखाना है हमें। तो अवकलनीय की परिभाषा से अपन लेके चलेंगे इसके अंदर। given that
दिया हुआ है एफ जेड बराबर mod जेड, वी नो डैट, हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, हम जानते हैं कि, मैं लिख देता हूँ, अवकलनीयता, अवकलनीयता की परिभाषा से, एफ डैश जेड बराबर क्या होती है इसकी डेफिनेशन, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपोन में डेल जेड, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड अपोन में डेल जेड। एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, फंक्शन में रख दो मान, क्या मान है, जेड बार, तो क्या मिलेगा, जेड बार, और जेड क्या होता है वैसे, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, लेकिन अपन एक बार चलो लिख देते हैं, एफ जेड बार डेल जेड बार में भी है, दो फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है नहीं है, जेड प्लस डेल जेड बार, एफ तो हटा देते हैं, फंक्शन क्या है, जेड बार है, तो जेड प्लस डेल जेड बार, ये हो गया इसका मान, माइनस एफ जेड यानी फिर से जेड बार, और अपोन में डेल ऑफ जेड। क्लियर है ये चीज़, तो जेड प्लस डेल जेड बार माइनस का जेड बार, और फिर से ये पूरा मान एज इट इज, ठीक है। एफ जेड प्लस डेल जेड का मान यही तो होगा यहाँ से, जेड का मान क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, इसका मान मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, जेड का मान होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल जेड बार, तो डेल जेड बार मतलब क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और इस पूरे के फिर से आएगा बार, माइनस जेड बार, यानी फिर से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई सॉरी, जेड बार की फिर से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का बार, अपोन में डेल जेड। अगर डेल जेड की जगह पे मान रख दें अपन, डेल जेड मतलब फिर से क्या आ जाएगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी, डेल एक्स टेंस टू भी 0 और डेल वाई टेंस टू भी 0। ये क्लियर है क्यों चेंज कर दी है, कि जो नीचे आता है उसी के रेस्पेक्ट में वो था लिमिट्स, तो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू भी 0 डेल वाई टेंस टू भी 0, इसको अपन लिखेंगे मान लो, तो x प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिलेगा अपने पास में x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई लिख देता हूँ, चलो एक बार, यहाँ से मिलेगा x माइनस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट निकाल दिए, प्लस, अच्छा ये तो पता है ना, a प्लस बी का होल कॉन्जुगेट क्या होता है, a कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, यानी एक साथ कॉन्जुगेट होना तो वो अलग अलग ऑपरेट हो जाता है, तो इसके साथ लगा दिए, और कॉन्जुगेट क्या कहता है कि आयोटा वाला पार्ट आता है नेगेटिव में, आयोटा वाला पार्ट आएगा नेगेटिव में, प्लस डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई, यहाँ से फिर से माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और बाहर एक माइनस, वो क्या रहेगा, प्लस आयोटा वाई रहेगा, तो प्लस आयोटा वाई, और अपोन में आ जाएगा फिर से वही चीज
डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। क्लियर है? किसका मान है? एफ डैश जेड का। ठीक है, तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट, दोनों लिमिट है ही, डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई टेंस टू 0। कौन कौन सा पार्ट कैंसिल हो जाएगा? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई कैंसिल, ऊपर तो क्या बचेगा? केवल डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई अपोन में डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। क्लियर है? इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 1, या 1 डाल रखे तो 2 डाल दो। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि डेल वाई टेंस टू 0 हो, अगर डेल वाई टेंस टू अपन 0 ले लें तो डेल एक्स कट जाएगा, तो एफ डैश जेड का मान क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तब एफ डैश जेड बराबर 1 होगा। ये समझ में आ गया? 1 कैसे लिख दिए? जब डेल वाई टेंस टू 0 तो ये तो 0, ये कट जाएगा, 1 बचेगा। तथा डेल एक्स टेंस टू 0 हो तब, अभी ये 0, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? -1। तब एफ डैश जेड बराबर -1 होगा। ये क्लियर है क्या? अगर डेल एक्स टेंस टू 0 तो ये मिलेगा, और डेल वाई टेंस टू 0 तो ये मिलेगा। अर्थात एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, अर्थात एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है। अतः यह अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट था, ये भी दिखाना था। अवकलनीय है ही नहीं है, तो इस टाइप से आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आ जाओ, चले आगे। क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए फलन एफ जेड बराबर e की पावर x ब्रैकेट में कोस y प्लस आयोटा साइन y या e की पावर z विश्लेषिक फलन है, या e की पावर z विश्लेषिक फलन है तथा इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए।